नमस्कार। हिंदी व्याकरण में क्लास 7th के विद्यार्थियों के लिए आज का विषय है वर्ण विचार। आज हम इस पाठ में समझेंगे वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णों के भेद क्या है, ठीक है, और अयोगवाह क्या है, अनुनासिक क्या है, पंचमाक्षर क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में आज विस्तार पूर्वक इस पूरे पाठ में हम समझेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए वर्ण विचार क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वर्ण कहते किसको हैं, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब इन ध्वनियों को हम लिखना चाहते हैं तब हमें इनके लिए कोई निश्चित चिन्ह अपनाने पड़ते हैं। यही जो निश्चित चिन्ह हम अपनाते हैं, इन निश्चित चिन्ह को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यही निश्चित चिन्ह जो होते हैं वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, प, ल आदि ध्वनियाँ क्या हैं, वर्ण ही तो हैं। आगे देखिए, स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, च, त, प, ल आदि, ठीक। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो, जिसको परिवर्तित ना किया जा सके, जिसको खंडित ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वही क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। अक्षर ही वर्ण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्णमाला क्या है। सबसे पहले आप जानिए वर्णमाला क्या है। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। किसी भी भाषा के वर्णों का पूरा ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इन वर्णों के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अ, आ, क, ट आदि जब मनुष्य के मुख या स्वर तंत्रिकाओं से निकलते हैं तब इन्हें ध्वनि कहते हैं। जब इन्हें लिखने पढ़ने के लिए प्रयुक्त करते हैं तब यही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार ध्वनि बोलने और सुनने में आती है तथा वर्ण जो होते हैं वो पढ़ने, लिखने और देखने में प्रयोग किए जाते हैं। वर्णमाला देखिए क्या है। वर्णमाला मतलब किसी भी भाषा के वर्णों का क्रम निश्चित होता है। किसी भी भाषा में वर्णों का क्रम जो होता है व्यवस्थित होता है, निश्चित होता है। जब वर्णों को उसी निश्चित क्रम में एक साथ लिखा जाता है तब उनका समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं, जो इस क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए स्वर कुल मिला के 11 हैं और व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, 33 हैं। स्वर कौन है, देखिए पहले देख लेते हैं स्वर कौन कौन है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल मिला के, ठीक है, 11 वर्ण जो हैं ये क्या है, स्वर हैं। और व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 हैं। आइए इनको भी देखते हैं। व्यंजनों की संख्या क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, थप्पा वर्ग में ये 25 वर्णों को, ठीक है, वर्गों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ देखिए क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और उसके बाद देखिए य, र, ल, व, श, ख, श, ह, ठीक। ये कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी है, 33 है। और ये 33 क्या है, व्यंजन है। अब सबसे पहले आप यहाँ जानिए स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत अंग और अह ये 2 वर्ण जो हैं हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार देखिए इसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। ये विसर्ग का संकेत है। नुक्ता ज और फ के नीचे, ग, ज, फ के नीचे जो एक बिंदी लगी होती है उस बिंदी को क्या कहते हैं, उसी बिंदी को क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, जो ज, ग, फ इसके नीचे लगी होती है, ठीक। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में ही उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र ये क्या है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं हिंदी वर्णमाला में। अब आइए देखते हैं वर्णों के भेद क्या हैं, ठीक। वर्णमाला में आपने देखा कि वर्ण दो प्रकार से लिखे गए हैं। जैसे कौन है, स्वर व्यंजन, ठीक है, 2 प्रकार से लिखे गए हैं। पहली पंक्ति में लिखे गए 11 वर्णों के नीचे कोई चिन्ह नहीं है, ठीक। इसको आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार से लिखे गए हैं, ठीक है। पहली जो पंक्तियाँ हैं देखिए यहाँ कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर। पहली पंक्ति में जो जितने भी स्वर लिखे गए हैं इसमें कोई क्या है, नीचे कोई हलंत नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, ठीक। और दूसरा जो व्यंजन है, दूसरी पंक्ति, यहाँ देखिए हर वर्णों के नीचे कोई ना कोई चिन्ह निश्चित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि पहली पंक्ति में कोई
चिन्ह नहीं है, अर्थात स्वरों में कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक। और दूसरी पंक्ति में क्या है, वर्णों के नीचे चिन्ह, ठीक। इस प्रकार से देखिए, ये जो 11 वर्ण हैं, पहली पंक्ति जो है जिनके नीचे कोई चिन्ह नहीं है, वही क्या कहलाते हैं, वही वर्ण स्वर कहलाते हैं। और बाद में लिखे गए 33 वर्णों के नीचे एक चिन्ह है जिसमें हलन, जिसे उस चिन्ह को क्या कहते हैं, हलंत चिन्ह कहते हैं, ठीक है। उसी चिन्ह को जो वर्णों के नीचे लगे हैं उस चिन्ह को हलंत चिन्ह कहा जाता है, वह लगा है। ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक। अब देखिए स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है, ठीक, और जो स्वयं स्वराजन्ते स्वरा, जो स्वयं राज करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये हैं अ आ ई उ, ठीक, उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है, 11 वर्ण, कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होती है, 11। तो ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब आइए व्यंजन देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण बोले नहीं जा सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं पराश्रित होते हैं, हमेशा वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, लेकिन स्वर वर्ण जो होते हैं स्वराजन्ते स्वरा, अर्थात स्वर वर्ण स्वयं राज करते हैं, ठीक। उनको उनके उच्चारण में, उनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। किसके उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में। और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखिए, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक। अब देखिए क वर्ग में, यहाँ देखिए क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़। और यहाँ देखिए ड ढ क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक। ये दोनों क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। ता वर्ग में त थ द ध न। पा वर्ग में प फ ब भ म। अब देखिए या र ला वा, ये जो है इसी को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक। श ख श ह, इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। इन वर्णों के स्वर रहित रूप में हलंत चिन्ह लगा होता है, जैसे क प, ठीक। अगर व्यंजन वर्ण स्वर रहित रहेंगे तो उनके नीचे हलंत वाला चिन्ह लगा रहेगा। अगर हलंत वाला चिन्ह नहीं लगा है तो उसमें स्वर निहित हैं। स्वर रहित व्यंजन वर्णों में हलंत चिन्ह नहीं लगा होता है, ठीक। अन्य वर्ण 11 स्वरों अ से औ तक के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के डॉक्टर, कॉपी आदि जैसे शब्दों में बोली जाने वाली अ, ये जो अ है, इसकी ध्वनि हिंदी के आ और औ के ध्वनियों के बीच की है। इसे भी स्वर की भांति हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। अन्य भाषा से आने के कारण इसे क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में ड और ढ का भी प्रयोग होता है। ये क्रमशः ड और ढ के ही विकसित रूप हैं, किंतु इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में ही स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। इनको कहा क्या जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये इन वर्णों को क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी भाषा में अरबी या फारसी के मेज, नफरत आदि जैसे कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। इनमें प्रयुक्त वर्णों ज और फ तथा ग के नीचे जो बिंदी लगी होती है उसको क्या कहते हैं, ये उसे नुक्ता कहते हैं। ज फ में नुक्ता लगा होता है। इनका उच्चारण हिंदी के मूल व्यंजन ज और फ से भिन्न होता है। अन्य भाषा से आने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, आगत व्यंजन कहा गया है। आ को आगत स्वर कहा गया है और ज फ के नीचे लगे नुक्ता को क्या कहा गया है, आगत व्यंजन कहा गया है, ठीक। अब आगे देखिए, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, स्वरों के भेद जो हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये हैं अ ई उ री, ठीक। अब दीर्घ स्वर देखिए क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना का समय लगता है, जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय निहित होता है, लगता है। और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण का 2 गुना समय लगता है, अर्थात इसमें अगर 1 मात्रा का समय है तो इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, वे स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देखिए प्लुत स्वर क्या है। अब दीर्घ स्वर देख लीजिए, दीर्घ स्वरों की संख्या आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर क्या है, अ ई
उरी, ठीक, ये ह्रस्व स्वर हैं। अब प्लुत स्वर को देख लीजिए, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 समय लगता है वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे ओम में ओ म के बीच आया, ठीक, ये क्या कहलाएगा? स्वर प्लुत स्वर कहलाएगा। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत के कुछ शब्दों में होता है। विशेष देखिए, इसमें कुछ विशेष बात समझने की है। क, ख और ग भी नुक्ता वाले व्यंजन अर्थात आगत व्यंजन हैं, लेकिन आजकल इनका प्रचलन हिंदी में प्रायः क्या है? लुप्त हो गया है, ठीक। उच्चारण के अनुसार व्यंजन के कुछ भेद होते हैं। जैसे अभी आपने स्वरों का भेद देखा, उच्चारण के आधार पर ही स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिनके बारे में विस्तारपूर्वक हमने आपको बताया। अब यहाँ देखिए, उच्चारण के ही आधार पर व्यंजन के भी कुछ भेद होते हैं, जिसको आप देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, कंठ तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन वर्णों में 25 वर्ण ऊपर के हैं, क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक, ये 25 व्यंजन जो हैं कादेय माँ वसाना स्पर्श है, ये पाँचों क से लेकर के माँ तक के ये 25 वर्ण जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क से माँ तक के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जीभ, तालु, दांत या ओष्ठों के परस्पर सटाने से उच्चारित होने वाले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जीभ, तालु, दांत या होठों के परस्पर सटाने से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या है? य, र, ल, व, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए ऊष्म व्यंजन क्या है? एक ही प्रकार के घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु के द्वारा उच्चारित होने वाले व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं श, ख, श, ह, ठीक। अब यहाँ आप देखिए अयोग वाह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे कंस, स्वतः आदि। ये दोनों वर्ण ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। वर्ण क्रम में ये दोनों स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले लिखे जाते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन में किसी के भी साथ इनका योग नहीं है, अतः इनको क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। अब आप आगे देखिए अनुनासिक चंद्रबिंदु क्या है? कुछ शब्द जैसे ऊँट, मुँह, अंधेरा आदि में एक नए प्रकार के चिन्ह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसे चंद्रबिंदु कहा जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नाक मतलब नासिका से भी निकलती है, इसीलिए इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसीलिए इस ध्वनि को अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आप देखिए, अब यहाँ देखिए अनुनासिक या चंद्रबिंदु के बाद आप देखिए अनुस्वार और पंचम वर्ण क्या है, ठीक। वर्ण के 5वें अक्षर ङ, ञ, ण, न, म होने के कारण इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक। अब इनकी जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इनका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे अंदर, पतंग, घमंड आदि, ठीक। ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं पंचम वर्णों को अनुस्वार कहा जाता है। जान लीजिए विसर्ग क्या है? इस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रायः, प्रातः, ये जो लगा है ह के समान इसका उच्चारण होता है, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। आप यहाँ आगे देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है? वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त छ, त्र, ज्ञ, स्र ऐसे भी वर्ण शामिल हैं, ठीक। ऐसे भी शामिल किए गए वर्ण हैं, इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 व्यंजनों से मिलकर के एक नया रूप धारण किए हुए व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से ये बने होते हैं। जैसे छ वर्ण जो है, छ वर्ण ये क और श से मिलकर के बना है, जैसे क्षत्रिय और क्षमा, ठीक। और त्र वर्ण है त और र से मिलकर के बना है। ज्ञ वर्ण जो है ये ज और ञ से मिलकर के बना है। स्र वर्ण जो है ये स और र से मिलकर के बना है। व्यंजन गुच्छ क्या होता है? इसको आप जान लीजिए। आपने पढ़ा कि व्यंजन के साथ स्वर मिला होता है, जैसे क धन अ बराबर क, परंतु कुछ शब्दों में 2 व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के प्रयोग में आते हैं, ठीक। इस प्रकार के मेल में दोनों व्यंजन समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, जैसे पक्का, ठीक। रक्त, इसमें देखिए क और क मिला है, पक्का में देखिए क और क मिला है तो क्या बना? पक्का। क और त अक्त मतलब रक्त, ठीक। अब यहाँ देखिए समान व्यंजन का जहाँ मेल है, क और क मिला है, पक्का बना है। समान व्यंजन का मेल है क और त अक्त, रक्त में असमान व्यंजनों का मेल हुआ है, लेकिन इसी मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। व्यंजनों के इस प्रकार के मेल को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। व्यंजन गुच्छ में जब समान व्यंजन ही 2 बार आपस में जुड़ते हैं तब यह मेल क्या कहलाता है? द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जब समान व्यंजन ही 2 बार आपस में जुड़ते हैं तभी इस मेल को क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब आगे आप देखिए वर्ण विच्छेद क्या है? स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनके टुकड़े नहीं
होते हैं, हमने ऊपर भी आपको बताया है। स्वराजन्ते स्वरा मतलब स्वर स्वयं राज करते हैं, इनके खंडित नहीं, ये इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, इनके टुकड़े नहीं होते हैं। व्यंजन के टुकड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि स्वरों के बिना व्यंजन लिखे नहीं जाते हैं। इन्हें स्वर असहित लिखने के लिए इनमें हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक, प देखिए प में हलंत लग गया है और अ बराबर प आ बराबर पा। ठीक, प ई बराबर पी, प दीर्घ ई बराबर पी, प उ बराबर पू, प दीर्घ उ बराबर पू। अब छ में देखिए छ क धन स बराबर क्या? छ क श। ठीक, और त्र त र और अ मिला करके क्या बना है? त्र। क श और अ मिल करके क्या बना है? छ। ठीक, और त्र में त र और अ मिलके क्या बना? त्र। ठीक, ज ज्ञ वर्ण जो है, ज और इया वर्ण के मिलने से ज इया और अ, अब इसमें अ देखिए हर व्यंजन वर्णों में स्वर मिले हैं तो क्या बना? ज्ञ। और स्र में स र अ मिल करके क्या बना? स्र। ठीक, इस प्रकार से देखिए कि